इधर हिमाचल की रणभूमि का दिलचस्प हो गया मुकाबला। चुनावी साल है, सभी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। फतेहपुर में विकास को लेकर बड़े बड़े दाव किए जा रहे हैं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के विधायक भवानी सिंह पठानिया हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और एक तरह से देखा जाए तो चुनावी साल है और सभी पार्टियां चुनाव का दम भर रही है, जीत का दम भर रही है। तो फतेहपुर में क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं, विधायक भवानी सिंह पठानिया हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। भवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहेंगे कि जब से आपने पदभार संभाला है, क्या कुछ वादे जो जनता से आपने किए थे वो पूरे हो चुके हैं आपके इलाके में? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो समय मिलेगा वो लगभग 1 साल से कम मिलेगा। तो जी इसमें जो भी हमने करने की कोशिश करी है अपनी प्राथमिकता के आधार से, मैंने 3-4 चीजें बोली थी। पहला तो ये था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है वो काम हम करेंगे। दूसरा, युवाओं का जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो सबसे बड़ी जी। समस्या है वो है रोजगार की। हम्म। उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शॉर्ट रन में युवाओं के साथ एंगेजमेंट कार्यक्रम जो है उसके ऊपर जो फोकस रहेगा। तीसरा, हमारी सड़कों की हालत बहुत खराब थी, सड़कों के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा फोकस किया हुआ है। जी चौथा, पंचायती राज सिस्टम के थ्रू जो अधूरे काम पड़े हैं, क्योंकि आम इजलास नहीं हुए, पीछे से पैसा नहीं आया, कोविड दौर में हम्म। काम नहीं हुआ, तो ये 4-5 चीजें हैं जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन चल रही है। बिल्कुल। अगर हम राज्य सरकार की बात करें, आपने चुनाव जीता और कांग्रेस को एक बड़ी जीत इस चुनाव में हासिल हुई। तो अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो फतेहपुर के लिए जब भी कोई विकास कार्य होने होते हैं तो कितना सहयोग सरकार की तरफ से मिल पा रहा है या कोई शिकायत? तब सही होगा, आपको बताता हूँ मैं। 2016-17 में लगभग 4 या 5 बड़ी परियोजनाएं थी, जी। जो कि उस समय स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह और श्री सुजान सिंह पठानिया के सामने उनकी अनाउंसमेंट की गई थी। अ, उनका काम अभी तक जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। सबसे पहले हमारा रे कॉलेज की बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से उसका टेंडर हुआ है, लेकिन अभी ये सुनने में आता है कि अभी ड्राइंग उसकी जो है पास नहीं हुई है, तो काम उसका स्टार्ट नहीं हो पाया। दूसरा, हमारी फतेहपुर की जो मिनी सचिवालय की बिल्डिंग है, वो भी आज से 4.5 साल पहले उसका जो था अनाउंसमेंट हुई थी, उसकी शुरुआत आज तक नहीं हो पाई है। सिमिलरली, हमारी एक धनेटी चुरुड़िया की एक हमारी स्कीम है, उसकी वो जो है शुरुआत नहीं हो पाई है। तो बोलने का मतलब ये है कि ना तो कोई नई परियोजना पिछले 4-4.5 साल में फतेहपुर में जी आई है, और जो पुरानी परियोजनाएं थी उनके ऊपर काम जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया। तो आके देखिए कि जो फंड्स की एलोकेशन है, फंड्स की एलोकेशन एक बहुत ही लॉपसाइडेड है। एक बहुत ही मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा पार्शियलिटी के हिसाब से जो फंड्स की एलोकेशन होती है। और अगर आपने चेक करना है तो आप नाबार्ड के फंड्स को चेक कर लीजिए कि हम्म। पिछले 5 साल के अंदर या 4.5 साल के अंदर कांग्रेस वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं में नाबार्ड की कितनी स्कीमें जो है वो सैंक्शन की हुई हैं। जी बिल्कुल। और पौंग डैम का मुद्दा जो रहा है उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? नहीं, पोंग डैम का मुद्दा मतलब आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि पोंग डैम विस्थापितों की बात कर रहे हैं जी। आप, या जो विस्थापितों को लेकर डैम ही, क्योंकि आम के। जनता से जुड़ा ये सवाल है, विस्थापितों को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आगे? नहीं, देखिए, पोंग डैम विस्थापितों का मुद्दा बहुत पुराना है। सारी सरकारों ने कुछ ना कुछ इसमें मतलब करने की कोशिश करी है, लेकिन जी आज भी ये पूरी तरीके से जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये बोलना मतलब एक बहुत ही वो होगा कि पोंग डैम का इशू हम सॉल्व कर चुके हैं। मतलब विस्थापित आज भी भटक रहे हैं किसी न किसी कारण से। जो ये हमारा इशू था पोंग डैम विस्थापितों वाला, ये अभी तक इसको कोई भी सरकार जो है वो उस हिसाब से सॉल्व नहीं कर पाई है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें जिस तरह से कि अब सड़कों के बुरे हाल को लेकर, सड़कों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं हो पाई है, पानी की समस्या अभी भी है, अब कुछ समय में चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, देखिए, कांग्रेस का स्टैंड सड़कों और पानी से थोड़ा उठ के है, क्योंकि जी। आप देखिए कि आम जनता त्रस्त किस चीज से है। सबसे बड़ा मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिमाचल के अंदर, फतेहपुर के अंदर महंगाई का है। जी कोई भी जरूरत का सामान आप देख लीजिए, चाहे वो खाद्य तेल हो, चाहे वो आपका आटा हो, चाहे वो आपकी दाल हो, चाहे वो आपका जो है जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस हो, चाहे आपका गैस का सिलेंडर हो। जिस हिसाब से आपकी जो आमदनी या तो स्टैटिक रही है या घटी है, और जिस हिसाब से आपके जो प्राइसेस बढ़े हैं,
आप इन दोनों को कंबाइन करके देखिए तो जनता जो है वो दो पार्टों के बीच में जो है पिस रही है। कबीर जी ने बड़ा जी। अच्छा दुआ लिखा था इसपे कि चलती चाकी देख कर दिए कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। तो एक पार्ट जो है वो है महंगाई का, और दूसरा पार्ट जो है वो है घटती हुई इनकम का या घटती हुई आय का। अब इसके बीच में जनता पिस रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। आप देखिए 8 साढ़े 8% के ऊपर बेरोजगारी अगर आज है, तो इसको सॉर्ट आउट करने का, इसको सॉल्व करने का ना तो कोई केंद्र सरकार कुछ कर पाई है, ना ही हिमाचल सरकार कुछ पाई है। तो आपका युवा जो नौकरी के लिए भटक रहा है वो डिससेटिस्फाइड है, वो नशे की तरफ जा रहा है, और इसको जो आप सॉल्व करने की कोशिश अगर नहीं करेंगे तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है आगे के लिए। अब इसी कड़ी में जो आप देखिए हम हिमाचल से, जी। हिमाचल के अंदर आप देखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, लोअर रीजन ऑफ चंबा, आपका ऊना, हमीरपुर, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अगर कोई परिवार गरीबी से बाहर निकला तो उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा वो थी फौज। एक बार फौज में जो एक व्यक्ति भर्ती हो जाता था, वो अपनी 18-20 साल की सर्विस करके वापस आता था। उसके बाद सरकार उसका जो है वो भरण पोषण करती थी, क्योंकि उसकी पेंशन उसकी लाइफ टाइम तक रहती थी, और वो इसी कारण से अपने बच्चों को पढ़ा पाता था, अपने परिवार का पोषण कर पाता था, और ये परिवार जो है वो गरीबी से बाहर निकल जाता था। अभी अग्निवीर अग्निपथ जो ये योजनाएं आई हैं, ये जो भी हमारे युवा हैं उनके जो सपने हैं उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा कुठाराघात। तो महंगाई, महंगाई के बाद बेरोजगारी, तीसरी आप देखिए ये सरकार मतलब जिस प्रकार से लचर व्यवस्था है हर चीज में। आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर में अगर आपने, मैं सिर्फ फतेहपुर का अगर मैं बात करूं, फतेहपुर में नकली शराब, फतेहपुर में जो है जगह जगह पर जो ये 2 नंबर की शराब के अड्डे खुले हुए हैं, जो चिट्टा जो बिक रहा है, जो जुए के अड्डे खुले हुए हैं, जो इलीगल माइनिंग है, जो अवैध खनन है, ये इसके पीछे सीधा का सीधा जो है आप देखिए मतलब जो जो पेट है या जो इसका जो दायित्व है वो सरकार के ऊपर जाता है। और पुलिस का एलोकेशन जो किया हुआ है, इनका सिर्फ एक काम है, सवेरे नाका लगा के बैठ जाते हैं और इनके 50 जब तक इनके चालान नहीं होते तब तक यहाँ से जी। हटते नहीं। आप इनसे ये पूछिए कि कितने चिट्टे वाले पकड़े, कितने 2 नंबर शराब वाले पकड़े, कितने जुए वाले पकड़े, कितने अवैध खनन वाले पकड़े, तो नतीजा होगा ढाक 3 पार। तो यही 3 चीजें मैं आपको बोलूंगा, महंगाई, हम्म। बेरोजगारी और लचर कानून व्यवस्था, ये 3 हमारे मेन मुद्दे रहेंगे, और उनको लेके जो है जनता के पास जाने हैं। चलिए, महंगाई आपने कहा, अब बेरोजगारी की, अगर हम बात करें तो आपका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, कॉर्पोरेट में आपने काम किया है, आपके पिता 5 बार से ज्यादा बार विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो आप इसे किस तरह से देख पाते हैं युवाओं के लिए? क्या, क्योंकि आप अपने अनुभव को युवाओं के साथ कैसे साझा कर सकते हैं? क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। जी देखिए, बेरोजगारी की शुरुआत जो है ना, बेरोजगारी की शुरुआत खराब नीतियों से होती है। कोई भी सरकार 100% सरकारी नौकरी नहीं दे पाती सबको, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था आपकी ठीक प्रकार से चल रही हो तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, स्वरोजगार के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज बनती रहती हैं। आप देखिए कि सबसे पहली शुरुआत हुई थी डिमोनेटाइजेशन से या नोटबंदी से, जी। वहां से आपकी गिरावट आनी जो शुरू हुई है। उसके बाद दूसरी जो कुठाराघात हुआ वो है जीएसटी का और क्वालिटी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का। आज अगर आप देखिए सरकार जब बोलती है कि हमारी जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है, तो ये जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ी है इसके पीछे आपको देखना पड़ेगा। ये जीएसटी इसलिए नहीं बढ़ी कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीएसटी इसलिए बढ़ी क्योंकि जो 5% की स्लैब वाली आइटम थी वहां पर आपने जो जीएसटी का स्लैब कर दिया 18%, जो 12% वाली थी वो आपने कर दिया 18%, कुछ 18% वाले जो 28% पे चले गए। तो बोलने का मतलब ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था गिर रही है, मतलब आपकी प्रोडक्शन नीचे हो रही है और आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक ही कारण से हो रहा है कि आप जो है टैक्स को बढ़ाई जा रहे हो। जी। तो आपकी एक आम जनता की जेब से जो है वो टैक्स ज्यादा निकल रहा है, जबकि उसकी कमाई और कम हो रही है। अब इसमें आप रोजगार का आप देखिए, मैं फतेहपुर की बात करूंगा, मैं अभी हिमाचल की बात नहीं कर रहा। फतेहपुर को हमने 3 जोन में बांटा हुआ है, और ये 3 जोन के अंदर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा एक जो एरिया है वो हमारा चाटा से लेके जो है आपका पोंग डैम तक को एरिया, ये एकदम टूरिज्म के लिए एक बहुत ही रिच बेल्ट है। तो डेवलप करेंगे टूरिज्म की तरफ से। हमारी एक लोअर बेल्ट है, जगीर से लेके आपकी रेवडूपर तक की हमारी बेल्ट है। वहां पे सबसे अप्रोप्रिएट जो है कि एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज का हम एक इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल पैकेज हम वहां पे ला सकते हैं। तो वहां पे डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो एमएसएमई के थ्रू हम इसका जो है रोजगार को प्रोड्यूस करने की हम बात कर सकते हैं। तीसरी हमारी जो मिडिल बेल्ट है, जिसको मैं रैन वाली और राजा का तालाब वाली बेल्ट में बोलता हूँ,
इसमें अगर आप देखिए तो ये एक अब एक कस्बे बन चुके हैं। अब एक कस्बे को अगर कोई शहर में कन्वर्ट करना है तो इसके इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सीवरेज की, कि कोई भी शहर ऐसे वर्टिकली नहीं होता, शहर को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड होना होता है, और जी हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड होने के लिए आपका एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है, वो रिक्वायरमेंट रहती है सीवरेज की। तो तीसरा हमारा जो प्लान है वो है अर्बनाइजेशन। अगर आप कस्बों को शहरों में बदल देंगे, आप 100 बेड के हॉस्पिटल ला सकते हैं, आप हम्म उसको एज ए स्पोर्ट्स हब जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको एजुकेशन हब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो प्लान कर रहे हैं, प्लान यही है कि इन्वेस्टमेंट टूरिज्म के अंदर कोंकण वाली बेल्ट में, इन्वेस्टमेंट आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो लोअर बेल्ट है, जी आप जगीर से लेके आपका रेव तक का, और अर्बनाइजेशन मतलब रहने वाले पूरे सुपर एरिया को एक अर्बन सेंटर में कलेक्ट जो है डेवलप करने का एक फुल फ्लेजेड प्लान है। जैसे मैंने जी आपको बोला कि सिर्फ एक हाँ साल से काम मिलेगा, इस एक साल से कम में दो तीन काम मैंने की, कि जो भी इन चीजों को एक्टिवेट करने के लिए बैकएंड में जो पेपर वर्क चाहिए था वो हमने तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। जी चलिए, लेकिन अब जैसे रहन के आगामी लिए 19 करोड़ जी रुपया। जी जी भवानी जी, थोड़ा वक्त कम है। अब आगामी चुनाव होने हैं, एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी पूरा जीत का दम भर रही है, अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है, कई मुद्दों पर सरकार पर वो निशाना भी साध रही है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के भी जो प्रतिनिधि वो जगह जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कांग्रेस की एकजुटता नजर नहीं आ पाती है। सर, तो आपसे ही समझना चाहेंगे, क्या कांग्रेस अभी प्रदेश में एकजुट है, एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि अ, एक जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है ना, अगर वो किसी गाड़ी को रोक दे और वो चाहे उसका चालान करना है तो चालान करके ही जी छोड़ता है, क्योंकि इतने ज्यादा उसमें लूप होल्स होते हैं। अब देखिए एकजुटता हम कैसे दिखाएं। अभी पालमपुर में इंटक की हमारी मीटिंग हुई है, लगभग 5,000 जी उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे, सारा शीर्ष नेतृत्व वहां पे था। अभी हमारा कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री की चंबा के अंदर जो मीटिंग हुई है परसों, उसके अंदर सारा नेतृत्व जो था इकट्ठा था, पूरा कांगड़ा चंबा का। तो बोलने का मतलब ये है कि सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी हुई हैं, सबने अपनी ड्यूटीज बांटी हैं। हर व्यक्ति, हर नेता इकट्ठा एक जगह पे नहीं हो सकता, तो अपने हिसाब से सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जी पूरी की पूरी कांग्रेस जो है एकदम एकजुट है। कांग्रेस में सिर्फ एक फैक्शन है, वो है हिमाचल कांग्रेस का फैक्शन, और वो सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए फतेहपुर के विधायक का, हालांकि उपचुनाव में ये चुनाव जीते और पूर्व मंत्री के बेटे रहे हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि चुनाव में जीत उन्हें मिली है और एक साल का वक्त काफी कम रहा, तो जैसे तैसे जो विकास कार्य वो चल रहे हैं। पोंग के मुद्दे पर भी उन्होंने ये कहा कि जो विस्थापित थे, 8,000 विस्थापितों को लेकर दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, जिस पर यह कहा गया था कि इन विस्थापितों को जल्द से जल्द रहने के लिए घर दिया जाए, और काफी पुराना ये पूरा मामला रहा, तो ऐसे में विस्थापितों को अब घर दिया जा रहा है। युवाओं के रोजगार पर भी उन्होंने बात की, जिसमें उनका यह साफ तौर पर कहना था कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, कई बेल्ट बनाए गए हैं जो अलग अलग तरह से इस पर रिसर्च कर रही है।